नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। मिजोरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम राइफल्स की भूमि का मिजोरम सरकार को हस्तांतरण और साथ ही नक्शों का औपचारिक आदान प्रदान। वहीं गृह मंत्री ने असम में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का भी किया उद्घाटन। कहा 10,000 से अधिक युवाओं हथियार डाल मेन स्ट्रीम में आए। मतदाता सूची को अपग्रेड करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने 18 मार्च को बुलाई बैठक। UIDAI के CEO के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव और विधायी विभाग के अधिकारी भी होंगे बैठक में शामिल। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला। टेंडर में मुस्लिम ठेकेदारों को मिलेगा 4% आरक्षण। भाजपा ने कहा, राहुल गांधी के इशारे पर कम्युनल और वोट बैंक की राजनीति को दिया जा रहा है नया आयाम। तेलंगाना में 6 महिला नक्सलियों समेत 64 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक ACM सदस्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में थे सक्रिय। और इसरो को क्रायोजेनिक इंजन की हॉट टेस्टिंग में मिली सफलता। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में होगा इस्तेमाल। मार्क 3 कम लागत से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की रखता है क्षमता। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आइजॉल में असम राइफल और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 32 से 35 साल पुरानी मांग आज मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर भारत में केंद्रीय मंत्रियों के 700 से अधिक दौरे हुए हैं। लगभग 35 साल से मिजोरम के विकास के लिए, आइजॉल के विकास के लिए विशिष्ट प्रकार की टोपोग्राफी के कारण जगह की कमी के लिए बहुत समय से ये मांग थी कि असम राइफल को यहां से स्थानांतरित कर इंटीरियर में भेजा जाए। और आज लगभग 30-35 साल पुरानी ये मांग को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक महत्वपूर्ण निर्णय के कारण आज समाप्त होने जा रही। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, भारत सरकार की मिजो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार के कमिटमेंट का ये परिचायक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। असम में लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असम पुलिस अकादमी को 5 साल में देश की नंबर 1 अकादमी बनाने का लक्ष्य है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि आज का असम पुराना असम नहीं है, बल्कि यहां हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसी दिशा में हम बात करें तो राज्य में करीब 2000 पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण लिया है। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ
ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया। उन्होंने कहा कि असम में हमारी सरकार बनने के बाद 10,000 युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। मतदाता सूची में अपग्रेड करने के लिए चुनाव आयोग अब मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस बैठक में मतदाता सूची को आधार से जोड़ने पर चर्चा होने की उम्मीद है। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ साथ गृह सचिव, विधायी विभाग के अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि बैंक खातों से लेकर स्कूलों और मकान की रजिस्ट्री तक में आधार अनिवार्य है। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने से एक नाम के 2 मतदाता हों या उनकी पहचान की जा सकेगी। साथ ही मतदाता सूची के आधार से लिंक होने के बाद एक मतदाता के नाम जो जगह से जुड़े हैं तो उन्हें भी पहचान कर हटाया जा सकेगा। तेलंगाना के कोठागुडेम पुलिस मुख्यालय में चलाए गए एक अभियान के तहत 64 माओवादी सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 महिला भी शामिल हैं। ये सभी बीजापुर और सुकमा जिले के सदस्य हैं। माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक ACM सदस्य है। तेलंगाना सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सदस्यों को दी जा रही पुनर्वास सुविधाओं से आकर्षित होकर माओवादियों के विभिन्न कैडर हथियार छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में से इन 64 सदस्यों सहित 122 प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण प्रदान करना है। समाचार एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया और तय किया गया कि KTPP अधिनियम में चालू विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को संभावित उसी सत्र में प्रस्ताव पेश करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की थी कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के 4% ठेके अभिश्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। भाजपा ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। द BJP would like to emphasize categorically with some sense of responsibility
that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों है। नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे अभी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। Rahul Gandhi needs to explain his extraordinary fondness for Vietnam. कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने राज्य में मुस्लिम ठेकेदारों को निविदाओं में 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की है और इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति का चरम करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधायकों के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर नहीं निकाला गया है और काम आवंटित नहीं किया गया है तो आरक्षण का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर यह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए होता तो हम कोई आपत्ति नहीं करते। भाजपा के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर सरकारी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी कि टैस्मैक के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। भाजपा ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर तमिलनाडु में राज्य विपणन निगम और शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रही ईडी की छापेमारी से ध्यान हटाने के लिए त्रिभाषा नीति और अन्य मुद्दों पर निराधार अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि ईडी ने डिस्टिलरी से रिश्वत के रूप में भुगतान किए गए 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी से जुड़े दस्तावेजों का खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने सिस्टम में हेराफेरी करके अपनी पार्टी के खजाने को भरने के लिए आम लोगों को लूटा है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को कहा कि उन्हें इन रिश्वत को पाने वाले लोगों का नाम का खुलासा तमिलनाडु की जनता के सामने करना चाहिए। के अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें खुद से यह भी पूछना चाहिए कि क्या उन्हें तमिलनाडु के सीएम के रूप में बने रहने का नैतिक अधिकार है। भाजपा ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु में 17 मार्च को चेन्नई के एगमोर में थलमुथु नटराजन मल्लिगई के TASMAC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है। भाजपा ने तमिलनाडु के लोगों से अपील की है कि वे इस भ्रष्ट डीएमके सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े। When the investigation is happening on day 1, day 2, day 3, we all have sources, like media has got source, I also have my source. That is why it is over 1,000 crore. I believe it is multiple 1,000 crore. It is over 1,000 crore. Transport scam, liquor scam, one scam after the other, every single scam is involved. And he is the kingpin. And Supreme Court has questioned whether he has got the moral right to continue as a chief minister, as a minister in the state, because chief minister has kept his post warm. And he has given to him right after he came out of jail. If there is one guy who cannot talk about political probity, it is Mr. Senthil Balaj, whom I keep calling liquor minister. So this scam is much bigger than Chhattisgarh, much bigger than Delhi. I am sure ED will do a good job. They have to do a good job.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले में श्री पेरम्बदूर के पास एक निजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री जेट वर्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस सुविधा में विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि श्री पेरम्बदूर के पास पलई पक्कम और मानालूर में 2 स्थानों पर 1112 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इकाइयां हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के विकास को और गति प्रदान करेंगी। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore. One at Pillaipakam, second Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 1 दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन काफी बढ़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात सामग्री बन गई है। When our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he took the responsibility of the country, that time electronics manufacturing was a very small industry. Today, electronics has become the second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैथिया शहर के कई क्षेत्रों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि यह बंद 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा। राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को निषेधाज्ञा जारी। ये बताया गया है कि अफवाहों को फैलने की आशंका और गैर कानूनी गतिविधियों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सेवाओं को निलंबित किया गया है। इस बीच बीरभूम में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात की गई है। इस पर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की है और पुलिस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि इंटरनेट सेवाओं पर यह प्रतिबंध न केवल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने का सबूत है, बल्कि प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता की स्वीकृति भी है। सिर्फ बीरभूम ही नहीं, पश्चिम बंगाल के तामलुक, नंदकुमार और कई अन्य जगहों पर झड़पें हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार अपनी साख बचाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं गृह मंत्रालय, भारत और महामहिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा कि वो राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगे। मुख्य सचिव को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल कार्यालय को एक उचित रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जिसमें पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में हो रही वास्तविक और ईमानदार घटनाओं का विवरण हो। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर दिए गए अपमानजनक बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आईफा आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इसे बड़ा आयोजन बताने में जुटी है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें शाहरुख खान के अलावा कोई फर्स्ट ग्रेड का कलाकार नहीं आया। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को सेकंड ग्रेड बताकर उनका अपमान किया। टीकाराम जूली ने कहा कि माधुरी दीक्षित का दौर अब खत्म हो चुका है, अब वह सेकंड ग्रेड की अभिनेत्री हो चुकी हैं। टीकाराम जूली के बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी टीकाराम जूली के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि आखिर पता नहीं जूली कौन से विशेषज्ञ हैं जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड तय कर रहे हैं। अब ये उनका अनुभव कब से होने लग गया है? वो एक्ट्रेस के बारे में ए ग्रेड बी ग्रेड देने लग गए। ये प्रशिक्षण उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर लिया? ये सर्टिफिकेट वो देने के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया होगा, विश्लेषण किया होगा कि एक्ट्रेस को भी ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड वो दे सके। ये जूली साहब की और वो परीक्षण क्षमता वो जाने। वहीं टीकाराम जूली को अपनी ही पार्टी कांग्रेस में विरोध का सामना झेलना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर कहा कि हमें कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। फिल्मी दुनिया में कलाकारों का कोई अलग दर्जा नहीं होता, सभी कलाकार समान होते हैं। एक्टर जो भी आए हैं उन सबका हमें स्वागत करना चाहिए। उनपे कोई दर्जा नहीं होता था, ये सीनियर है या जूनियर है। वो तो एक फिल्मी दुनिया है। फिल्मी दुनिया के अंदर तो कलाकार कलाकार ही होता है। मैं तो कलाकार कोई हो, उन सबका मैं सम्मान करता हूँ। अमृतसर के कमिश्नर जीपीएस भुल्लर ने बताया है कि पाकिस्तान की आईएसआई समय समय पर हमारे युवाओं को पंजाब में अशांति फैलाने के लिए बहकाती है। हम कुछ ही दिनों में इस मामले का पता लगा लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। हम जल्द ही दोषियों को पकड़ लेंगे। हमें 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। वाजिब सजा दिलाई जाएगी और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी जिंदगी मत खराब करें। इसरो ने LVM-3 M6 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति के लिए सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका परीक्षण किया गया। प्रत्येक मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के लिए स्वीकृति के भाग के रूप में हॉट टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। LVM-3 प्रक्षेपण यान मार्क 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की ओर से विकसित एक 3 चरणीय मध्यम उठान प्रक्षेपण यान है। इसरो के अनुसार यह परीक्षण विधि क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान स्वीकृति परीक्षण के लिए आवश्यक सेटअप समय और प्रयास को काफी कम कर देती है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से डिलीवरी में मदद मिलती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 15.26 अरब डॉलर बढ़कर 653.96 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये बीते 2 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.78 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे यह 638.69 अरब डॉलर रह गया था। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए बाजार में किया गया हस्तक्षेप था। सितंबर 2024 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का श्रेय 28 फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए 10 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा विनिमय को दिया जा रहा है। इसके तहत रिजर्व बैंक ने रुपए के बदले अमेरिकी डॉलर खरीदे हैं, जिससे बाजार में तरलता बढ़ी है और मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।